राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला भाषा जगत। इस श्रृंखला में अब सुनिए हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण की क्षमता के विकास हेतु कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी के पाठ का भाव सहित वाचन। पाठ का शीर्षक है अमरकंटक। लेखक राजेंद्र अवस्थी। कभी-कभी प्रतिदिन के व्यस्त जीवन से थक कर लोग छुट्टियां मनाने के लिए प्रकृति के सुरम्य स्थानों में जाया करते हैं। ऐसे रमणीय स्थानों में अमरकंटक भी एक है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में वनों से घिरा हुआ एक पर्वतीय स्थल है। धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। क्योंकि यहां से नर्मदा नदी निकलती है। प्रतिवर्ष हजारों यात्री नर्मदा कुंड में स्नान करने और मंदिर के दर्शन करने के लिए यहां आते हैं। घने जंगल में होने के कारण पहले यहां तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती थी, किंतु अब यह मार्ग दुर्गम नहीं है। कटनी से बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर पेंड्रा रोड नामक एक रेलवे स्टेशन है। यहां से अमरकंटक के लिए बस जाती है। लगभग 40 किलोमीटर लंबे इस बस मार्ग के दोनों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनोहर है कि यात्री कहीं भी नहीं ऊबता। कहीं रास्ते के दोनों ओर लंबे-लंबे साल वृक्ष के सघन वन मिलते हैं, तो कहीं कल-कल करते हुए किसी पर्वतीय झरने से मुलाकात हो जाती है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में आम्रकूट नामक पर्वत का वर्णन किया है। यक्ष आम्रकूट के सौंदर्य को देखकर चकित रह जाता है। यह आम्रकूट विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी हिस्से में है। इसी कोने पर अमरकंटक स्थित है। इसके बाहरी हिस्से में आम के पेड़ ही पेड़ हैं
और भीतरी हिस्से में कटीली झाड़ियां ही झाड़ियां। इन्हीं वनों के बीच एक कुंड से नर्मदा नदी निकलती है। यह कुंड घने वृक्षों से घिरा हुआ है। प्रतिदिन हजारों पर्यटक इस कुंड में स्नान करने आते हैं। यहाँ 10वीं 11वीं शताब्दी में बने अनेक मंदिर भी हैं। इनका निर्माण कलचुरी राजाओं ने करवाया था। इन मंदिरों से उनके कला प्रेम की अच्छी जानकारी मिलती है। नर्मदा कुंड के पास पत्थर का एक हाथी भी बना है। उसके पेट के नीचे बहुत कम स्थान है। यात्री अक्सर उस पेट के नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं। कुंड से निकलने के बाद 1 किलोमीटर तक नर्मदा की धारा अदृश्य सी रहती है। फिर वह एक क्षीण धारा के रूप में प्रकट होकर समतल भूमि पर धीरे-धीरे बहने लगती है। लगभग 6 किलोमीटर तक बहने के बाद नर्मदा सहसा 50 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। इस जलधारा को कपिल धारा कहते हैं। इस जलधारा की फुहारों के नीचे बैठकर नहाने में बड़ा आनंद आता है। थोड़ी दूर चलने पर दूध धारा आती है। यहाँ दूध की तरह गिरती सफेद जलधारा में बैठकर यात्री अपनी सारी थकान मिटाते हैं। इस स्थान की सुंदरता देखते ही बनती है। नर्मदा कुंड से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक और विशेष स्थान है। इसे सोनमुड़ा कहते हैं। एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है। इसी गड्ढे से कुलबुल करता हुआ जल ऊपर निकलकर बाहर बहता है। कुछ दूर बहकर इसी जल से एक नाला बन जाता है और आगे जाकर यही नाला एक बड़े नद का रूप ले लेता है। इसे सोन नद कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम सोनभद्र है। नर्मदा के साथ सोन का नाम उसी प्रकार लिया जाता है जिस प्रकार गंगा के साथ यमुना का। परंतु नर्मदा और सोन के पास-पास बहने पर भी गंगा और यमुना की भांति उनका मिलन नहीं हो पाता। सोन अथवा सोनभद्र को पुरुष माना जाता है और नर्मदा को स्त्री। इन दोनों का मिलन न होने के बारे में निम्नलिखित कथा प्रचलित है।
बहुत पुरानी बात है। सोनभद्र और नर्मदा का विवाह होने वाला था। विंध्याचल यह विवाह करवाना चाहते थे। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, परंतु किसी कारण नर्मदा ने इस विवाह से इनकार कर दिया और रूठकर दूसरी दिशा में बह चली। रास्ते में पुरोहित और नाई ने पर्वत का रूप धारण करके उसको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नर्मदा ने उनकी बात नहीं मानी। वह दूसरी ओर बह गई और इस तरह दोनों का मिलन कभी नहीं हो पाया। इसीलिए ये दोनों नदियां अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। अमरकंटक से लगभग 12 किलोमीटर आगे कबीर चौरा नामक एक और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पेड़ों की सघन छाया के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे पर 2 पद चिन्ह हैं। कहा जाता है कि ये महात्मा कबीर के चरणों के निशान हैं। कबीर अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ कुछ समय तक रहे थे। अमरकंटक एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ के निवासियों का मुख्य धंधा पशुपालन है। चारों ओर से वनों से घिरा हुआ होने के कारण यहाँ की जलवायु नम है। यहाँ बरसात के दिनों में खूब पानी बरसता है। अमरकंटक के वनों में बहुत सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। गुलबकावली और चमेली के फूल यहाँ खूब होते हैं। अमरकंटक के आसपास छोटे-छोटे गांव हैं। घने वनों के बीच बसे गांवों में आदिवासी लोग रहते हैं। इन आदिवासियों में गोंड और बैगा प्रमुख हैं। भारत की आदिम जातियों में गोंडों का विशेष स्थान है। ये लोग खास तौर से नर्मदा की घाटी में रहते हैं। मध्य प्रदेश के इस भाग में
कभी गोंड राजाओं का राज था। रानी दुर्गावती ने गढ़ मंडला में राज किया था। गढ़ मंडला नर्मदा के किनारे जबलपुर के निकट ही है। यहाँ दुर्गावती का बनवाया हुआ एक किला अब भी है। उनके पति राजा संग्राम शाह के बनवाए किलों के अवशेष भी यहाँ मिलते हैं। बैगा आदिवासी भी अमरकंटक के आसपास रहते हैं। इस जाति के पुरुष कमर में एक छोटी सी लुंगी बांधे रहते हैं और बैगा स्त्रियां कमर में एक छोटी सी धोती बांधती हैं। बैगा लोग शेर को अपना भाई मानते हैं। वे अपने घरों के सामने पत्थर की एक मूढ़ी रखते हैं। रोज रात को उस मूढ़ी में पानी भर देते हैं। उनका विश्वास है कि छोटा भाई शेर रात को आएगा और मूढ़ी का पानी पी जाएगा। गांव चाहे गोंडों के हों या बैगाओं के, शाम से ही भरे हुए से दिखाई देते हैं। दिन में तो ये लोग पहाड़ों और जंगलों में चले जाते हैं। जब शाम को ये लोग गांव में इकट्ठे होते हैं तो नाचने गाने में खो जाते हैं। विशेष पर्वों के समय विशेष नृत्यों का आयोजन होता है। इनके नृत्य समूह नृत्य होते हैं। कर्मा, शैला और रीना इनके मुख्य नृत्य हैं। कर्मा नृत्य में स्त्री पुरुष साथ-साथ भाग लेते हैं। शैला केवल पुरुषों का नृत्य है और रीना केवल स्त्रियों का। गोंडों का युद्ध नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। बैगा और गोंड शिकार के शौकीन होते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियां शिकार के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती हैं। यहाँ शेर, चीता, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश और जंगली मुर्गे बहुत पाए जाते हैं। शिकार तीर कमान से किया जाता है। ये आदिवासी बड़े पक्के निशानेबाज होते हैं और बड़े-बड़े जानवरों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। अमरकंटक पहुंचकर वहां की प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ वहां के लोगों के रहन-सहन और खान-पान के तौर तरीकों को भी एक बार अवश्य देखना चाहिए। भाषा जगत इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर सुरेश पांडे, परियोजना समन्वय प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन और दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा कार्यक्रम निर्देशन रमेश रानी शर्मा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया।